नमस्कार साथियों। अपना अगला टॉपिक होगा आज ग्राफिकल डाटा से संबंधित। इस टाइप के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसमें हम अपन आयत आयत चित्र, दंड आरेख, पाई आरेख, इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इनको हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे इन सभी चीजों को। तो पहला प्रश्न देखिए जो आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है। तो एक बार हम इन आरेखों को देखते हैं। पहले सबसे पहले देखो, एक है दंड आरेख। दंड आरेख क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए, ये होता है एक विमीय आरेख। ये होता है एक विमीय। दंड आरेख आपका एक विमीय होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, दंड आरेख कितने विमीय होता है? एक विमीय होता है। कैसे? दंड आरेख का यूज किया जाता है कोई भी दो चीजों की प्रत्यक्ष तुलना करने में। जैसे यदि हमने किसी कंपनी का देख लिया, मान लो कंपनियों की तुलना करते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी या कंपनी सी, ऐसी तीन कंपनियां हैं अपने पास। और इनकी हमने आय की तुलना कर रखी है। मान लो इसकी 100 करोड़ आय है, इसकी 200 करोड़ है, इसकी 300 करोड़ है। तो इसका दंड आरेख कैसे बनाया जाता है? आप आमतौर पर एक्स अक्ष पर तो इन कंपनियों का नाम लिख दोगे, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। और वाई एक्स पर इनके संगत जो बारंबारता, यानी जो रुपए से कितने करोड़, ये आपको वाई एक्स पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मैं 100 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 200 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं 300। फिर इनके संगत क्या बनाई जाती है? देखो 100 करोड़ है तो यहाँ से ये आपको दंड खींच दिया जाएगा 100 करोड़ का। यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा कंपनी बी, बीच में पूरी जगह छोड़ते हुए, फिर ये 200 करोड़ ऐसे, फिर तीसरे में ये जगह छोड़ते हुए ये कंपनी सी। इसमें इसकी क्या विशेषता होती है? सबसे पहले ये देखिए, इसकी विशेषता होती है, इसमें प्रत्येक दो दंडों के बीच में जगह होती है। पहले क्या होती है? बीच में स्पेस होता है, बीच में दरार होती है, यानी बीच में जगह होती है, पर्याप्त जगह छोड़ी जाती है हर दो दंडों के बीच में। और केवल इसका मान तो डिपेंड करता है, वो केवल इसकी बारंबारता पर डिपेंड करता है। इसकी चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। दंड की चौड़ाई सभी की समान रखते हैं, लेकिन ये इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये एक विमीय आरेख होता है। केवल हमें एक तरफ तो केवल कंपनी का नाम लिखा होता है और दूसरी तरफ राशि होती है, और राशि को अपन वाई एक्स पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, दंड आरेख लिखूं चाहे मैं इसको बहुदंड आरेख कह दूं, बहुदंड यानी एक से ज्यादा दंड बनाने होते हैं इसमें, या कैसा भी दंड नाम कहीं पर भी आ जाए तो वो आरेख आपका एक विमीय होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मेन चीज यही है कि दंड आरेख या फिर बहुदंड आरेख हमेशा आपके एक विमीय होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आया कौन सा आरेख द्विविमीय नहीं है? तो हमें पता है बहुदंडीय आरेख ये कितने विमीय होता है? ये होता है एक विमीय। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो गया कौन सा द्विविमीय नहीं है? तो बहुदंडीय आरेख आपके द्विविमीय नहीं है, ये एक विमीय ही, ये आरेख एक विमीय है। इसमें और क्या क्या विशेषता होती है? एक, इसके दंडों के बीच में जगह होती है, ये भी इसकी मेन चीज है। और जो दंडों की ऊंचाई है वो बारंबारता के बराबर होती है। क्या होती है? दंडों की ऊंचाई किसके बराबर होती है? जितनी उसकी बारंबारता होगी या जितनी वो संख्या होगी उसके बराबर होती है। और दंडों की चौड़ाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये समान चौड़ाई के होते हैं। बाकी इसका उन बारंबारता का मान निकालने में चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, केवल ऊंचाई पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको एक विमीय कहा जाता है। फिर देखो वर्गाकार आरेख और आयताकार आरेख, ये दोनों लगभग समान ही होते हैं। आयताकार आरेख, आयताकार आरेख को कहा जाता है आयत चित्र। इसको हम आयत चित्र भी कह सकते हैं, और इसी प्रकार से वर्गाकार आरेख होता है। आयत चित्र भी कह सकते हैं या आयताकार आरेख भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम। ये मान लो आप, ये द्विविमीय होता है, ये भी द्विविमीय होता है। फिर आगे वाले प्रश्न में इसकी पूरी चर्चा करेंगे हम। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, आयताकार चित्र भी द्विविमीय आरेख होता है, वर्गाकार भी द्विविमीय होता है या द्विआयामी होता है। द्विविमीय या द्विआयामी एक ही चीज है। द्विआयामी, द्विआयाम कह सकते हैं या द्विविमीय कह सकते हैं। वर्गाकार भी द्विआयामी, आयताकार भी द्विआयामी, और पाई आरेख होता है जो वर्त वाला होता है, वो ये भी आपका द्विआयामी होता है या द्विविमीय होता है।
तो इन तीनों के बारे में आपको यही रखना है कि ये तीनों द्विआयामी होते हैं और बहुदंड आरेख है वो एक विमीय होता है। तो यदि ये प्रश्न आ जाए तो बहुदंडी आरेख होगा, जो द्विआयामी आरेख नहीं है, ये एक विमीय आरेख है। बाकी इन सभी की चर्चा हम आगे वाले प्रश्नों में और करेंगे। तीसरा प्रश्न देखो, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया है। तो आपको एक ध्यान रखना है, पाई आरेख क्या होता है, वर्त वाला आरेख, पाई आरेख या फिर पाई चार्ट, इसको देखते हैं अपन। पाई आरेख कह सकते हैं, पाई चार्ट कह सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है ये द्विआयामी आरेख है या द्विविमीय आरेख है, कुछ भी नाम लिख सकता हूं मैं, द्विआयामी आरेख है, द्विआयामी आरेख। ये इस टाइप से बनता है, पूरा एक, जितनी भी आपकी चीजें होती है वो ऐसे एक पूरे वर्त में दर्शाई जाती है। तो इसका मुख्य उपयोग यही है, किसी भी चीज का उपयोग है, यदि हम किसी भी चीज का अलग अलग उपयोग, किसी भी कोई भी चीज है या कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु के अलग अलग उपयोग हमें दर्शाने हैं, किसी भी वस्तु के अलग अलग उपयोग, एक ही वस्तु के यदि अलग अलग जगह उपयोग कर रहे हैं, उसको यदि हमें दर्शाना है, उपयोग को दर्शाना है, तो हम पाई आरेख को इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे उपयुक्त रहता है, पाई आरेख उपयोग को दर्शाने के लिए पाई आरेख आपका इस्तेमाल किया जाता, यह आपको ध्यान रखना है। एक ही वस्तु हो और उसका अलग अलग जगह उपयोग हो रहा है तो आपको पाई आरेख दर्शाना है। क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे घर में पानी के अलग अलग उपयोग हम दर्शा रहे हैं, नहाने में कितना पानी यूज हो रहा है, खाना बनाने में कितना यूज हो रहा है, पीने में कितना यूज हो रहा है, तो इसको देखने से हम इसका अलग अलग अनुपात आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस में ज्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है, आसानी से हम इसमें तुलना कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा निरूप उपयुक्त है ना वो पाई चार्ट ही रहता है। दूसरा क्वेश्चन यदि आ जाए, कहीं पर भी किसी भी चीज का अलग अलग जगह उपयोग हो रहा है, उसको यदि आपको प्रदर्शित करना है तो आपको पाई आरेख आपका उत्तर होगा। आयत चित्र क्या होता है, आयत चित्र का ध्यान रखना, सतत अंतराल, सतत वर्ग अंतराल का दंड आलेख, सतत वर्ग अंतराल हो और उसका आपको यदि दंड आलेख बनाना है तो वो आयत चित्र में यूज होगा, सतत सतत वर्ग अंतराल के लिए। और दंड आलेख आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किन्हीं दो वस्तुओं का प्रत्यक्ष तुलना करने के लिए, किन्हीं दो चीजों का प्रत्यक्ष तुलना, सीधी सीधी तुलना, जैसे दो कंपनियों की प्रत्यक्ष तुलना करें, किसकी आय ज्यादा है किसकी कम है, इसके लिए होता है दंड आरेख। और पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम भी ध्यान रखो, ये भी द्विआयामी आरेख है। आरेख यदि कैसे हैं तो ये भी द्विआयामी आरेख है। इसमें क्या किया जाता है कि आपके आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। पिक्टोग्राम में आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखना है, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। पिक्टोग्राम में आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, चित्रों के माध्यम से। तो पाई चार्ट द्विआयामी है, दंड आरेख एक आयामी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये भी आपको साथ साथ याद रखनी है, ये एक आयामी है, ये द्विआयामी है, और आपका आयत चित्र भी द्विआयामी है, और पिक्टोग्राम भी आपका द्विआयामी है। तो अभी तक एक आयामी केवल आपका दंड आरेख आया है, ये भी आपका द्विआयामी। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, यदि अलग अलग उपयोग, एक ही वस्तु के अलग अलग उपयोग दर्शाया जा रहा है तो वो पाई चार्ट होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये पूरा थोड़ा आयत चित्र को हम पूरा ध्यान से देख लेते हैं, आयत चित्र क्या होता है। आयत चित्र या हिस्टोग्राम, आयत चित्र, इंग्लिश में इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। आयत चित्र में सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होगी, ये सतत वर्ग अंतराल के लिए काम आता है। पहली विशेषता सतत वर्ग अंतराल, ये सतत वर्ग अंतराल का दंड आरेख है। सतत वर्ग अंतराल, इसका यूज कहाँ होता है, सतत वर्ग अंतराल यदि बारंबार तक कहीं पर है तो इसका यूज होता है। जैसे
किसी ने बता दिया 10 से 15 की बारंबारता, ये वर्ग है। 10 से 15 की बारंबारता 5 है, 15 से 20 की बारंबारता 10 है, ऐसे यदि दर्शाया जाता है तो फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करके आयत चित्र को ये हम लिखेंगे यहाँ पर 10 से 15, आगे वाला 15 से 20, इसमें कहीं पर भी बीच में आपको जगह नहीं छोड़नी। आयत चित्र में बीच में जगह नहीं छोड़ती है, लगातार होता है, ये होता है आयत चित्र, बीच में कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी जाती। दंड आरेख में बीच में जगह छोड़ी जाती थी, आयत चित्र में बीच में जगह नहीं रहती। और ये सतत वर्ग अंतराल के लिए ये इसका पहला यूज है। और इसमें जो अब ध्यान रखो, ये इधर लिखी जाती है बारंबारता। अगली जो इसकी चीज होगी वो इन ऑप्शन से देखते हैं हम। पहले तो कौन सा कथन एसिटी है, आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति है। बिल्कुल सही बात है, आयत चित्र एक, ध्यान रखना, सतत वर्ग वाली बारंबारता के लिए काम आता है आयत चित्र। दूसरा, सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है। यहाँ पर जो दंडों की चौड़ाई है वो जितना वर्ग अंतराल होता है ना उसके समान होती है। जैसे 10 से 15 है तो यहाँ 10 से 15, फिर 15 से 20 तो 15 से 20। तो दंड की जो चौड़ाई है ना वो उस वर्ग अंतराल पर डिपेंड करेगी, वर्ग अंतराल पर डिपेंड करेगी। यदि वर्ग अंतराल यहाँ से 20 से 30 हो गया तो फिर ये दंड यहाँ से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। बस, तो दंड की चौड़ाई किस पर डिपेंड करेगी, वर्ग अंतराल पर, वर्ग अंतराल के समान होती है। ये बात भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरी, आपको आयत चित्र के जो दंडों की ऊंचाई होती है ना, ध्यान रखो, दंडों की जो ऊंचाई होती है ना वो इनकी बारंबारता के, ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है। बस ये बात भी सही है। इसको हम इनके बराबर भी कह सकते हैं। यदि देखो इसमें थोड़ा सा तीसरे को ध्यान से पढ़ो, यदि वर्ग अंतराल समान है, यदि वर्ग अंतराल समान है हर जगह, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, हर जगह वर्ग अंतराल समान है, तो दंड की ऊंचाई को मैं, तो दंड की ऊंचाई को बारंबारता के समान भी कह सकता हूं। दंड की ऊंचाई बारंबारता के क्या हो सकती है, एकदम समान, बारंबारता के समान होती है। जितनी उसकी बारंबारता होती है उसके समान ही उसकी दंड ऊंचाई होती है। और यदि कहीं पर वर्ग अंतराल बीच में असमान आ गया तब मैं इसको बारंबारता के समानुपाती कह सकता हूं। तो ये दोनों ही सही है। यदि दंड की ऊंचाई की जगह मैं यहाँ पर बारंबारता के समानुपाती लिखूं तब भी सही है, और एकदम यहाँ पर मैं समान नाम लिख दूं, बारंबारता के समान होती है, तब भी मैं इसको सही कह सकता हूं, क्योंकि यदि वर्ग अंतराल समान है तो ये समान भी होती है। चौथा, इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, इस जो भी ये आयत बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल दंड की, आयत का क्षेत्रफल वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। यहां पर आपको हर बार समानुपाती नाम ही लिखना है। वर्ग की बारंबारता के क्या होता है, वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है आयत का क्षेत्रफल। ये जो भी आयत बन रहा है इसमें वो क्षेत्रफल आपकी बारंबारता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और दंड दंड की ऊंचाई या फिर आयत की ऊंचाई वो बारंबारता के समानुपाती भी होती है और समान भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होगा। यहाँ पर आप समान नाम इस्तेमाल मत कर देना, ये समान गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो केवल इसके समानुपाती होती है, यदि कहीं पर भी समान आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको चार चीजें, एक तो सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप है, एक इसकी जो चौड़ाई है वो वर्ग अंतराल के समान होती है, जो ऊंचाई है वो बारंबारता के समानुपाती होती है, समान होती है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो भी वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। और अगला कथन पढ़िए, आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है। देखो, आम तौर पर आयत चित्र के खंडों के मध्य दरार नहीं होती, दरार नहीं, दरार मतलब इसमें स्पेस नहीं है बीच में, ये लगातार लिखा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें स्पेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है, यहाँ इसने गारंटी ले ली। कभी भी, कभी भी का मतलब है कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, जैसे यदि कोई अंतराल किसी
यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मान लो 20 से 25 अंतराल की बारंबारता 0 आ गई, तो ये तो मैंने 10 से 15 तक कर दिया, ये दूसरा 15 से 20 तक हो गया, अब तीसरा है 20 से 25, उसकी बारंबारता ही आपके 0 आ गई, तो फिर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा। फिर अगले 25 से 30 की बारंबारता 10 आ गई, तो ये बीच में इसका दरार आ गई भाई, ये बीच में दरार आ गई। इसका मतलब आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। यदि बारंबारता 0 आ गई तो दरार बीच में आ सकती है। इसकी जगह मैं ये शब्द यूज कर सकता हूं, आयत चित्र के खंडों के मध्य सामान्यतः स्पेस नहीं होता, ये लिख सकता हूं मैं। सामान्यतः इनके मध्य स्पेस नहीं होता, या खाली जगह नहीं होती, या दरार नहीं होती, लेकिन कभी भी शब्द लिखना यहाँ पर गलत है। तो आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है, ये बात गलत है। तो इस तरह से मैंने आपको आयत चित्र समझाया है, तो आयत चित्र को ध्यान से देख लेना। इसका क्वेश्चन वापस भी आपके आ सकता है, इसमें इसका जरूर ध्यान रखना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो बारंबारता के समानुपाती होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को क्या कहा जाता है, या किस नाम से जाना जाता है? इन आंकड़ों को आप देख लो। यदि हम किसी भी लिपि से या किसी भी स्रोत से, लिपियों, स्रोत, कहीं से, किसी वेबसाइट से, अखबार से, कहीं से भी आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वो हमेशा द्वितीयक आंकड़े होते हैं। इन सब से, कहीं से भी यदि हम कोई भी आंकड़े पढ़ रहे हैं तो वो कौन से आंकड़े हैं? उन आंकड़ों को हमेशा कहा जाता है द्वितीयक आंकड़े। चाहे मुद्रित लिपियों के आंकड़े हो, चाहे किसी स्रोत से प्राप्त आंकड़े हो, चाहे सरकार की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़े हो, तो वो सभी आंकड़े क्या कहलाते हैं? आपके द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब देखो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो होंगे जो हमने प्रत्यक्ष रूप से लिए हैं। जैसे यदि जनगणना में हम प्रत्यक्ष रूप से घर जाकर कोई जनगणना एकत्रित करते हैं तो वो आंकड़े तो अपने लिए प्राथमिक आंकड़े हैं। और इसके अलावा हम सरकार की वेबसाइट से देखते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है या गांव की जनसंख्या कितनी है, तो वो आंकड़े हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। तो प्राथमिक आंकड़ों का सीधा सीधा मतलब है वो प्रत्यक्ष रूप से यदि हम आंकड़े ले रहे हैं, सीधा घर जाकर आंकड़े ले रहे हैं, वो आंकड़े प्राथमिक होते हैं। बाकी किसी वेबसाइट, किसी लिपि, किसी स्रोत, कहीं से भी हमने आंकड़े लिए हैं तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। अगला प्रश्न देखिए। अब इन डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में एक दो क्वेश्चन और है पाई आरेख से संबंधित, वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ऐसा भी अपने क्वेश्चन आ जाता है, ये भी अपन यहाँ से सीख लेते हैं। देखो इसमें 90 व्यक्तियों की आय प्रतिदिन ऐसा कुछ बताया हुआ है। कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 रुपये या उससे अधिक है? तो देखो 1500 या उससे अधिक वाले में कौन कौन है? 1500 रुपये या उससे अधिक, 1500 से 1999 में कितने हैं? 8। अब 2000 से 24 से 99 के बीच में है, उनकी भी तो 1500 से अधिक ही है, तो इन दोनों की 1500 से अधिक है। पहले देखो ये टोटल कितने हैं? टोटल है 90। 90 में से 1500 से अधिक की कितनी है? ये 8 वाला और 37, तो कितना हो गया? 8 प्लस 37 कितना हो गया? 45। यानी 90 में से 45 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय 1500 या उससे अधिक है। 1500 या उससे अधिक में दोनों शामिल होंगे, ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। तो इनका प्रतिशत निकालना, मतलब 45 किस में से? 90 में से। और यदि आपको इस चीज को प्रतिशत में बदलना है तो आप गुणा करा दो 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस 9 का भाग 45 में गया 5 बार, 9 पंजा 45। अब आपके बचा 5 गुणा 10 यानी 50%। तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन की आय इससे अधिक आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा 50%। तो इस टाइप से ऐसा कोई प्रश्न आए तो उसको इस टाइप से करना है। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए चित्र में एक शहर के 1080 लोगों को खाने की पसंद को दर्शाया गया, ये पाई आरेख है, ये हल करना भी आपको आना चाहिए। जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत बताना है। तो पहले देखो पाई आरेख में थोड़ा सा संबंध देखो आप। कोई भी चीज अपने आप में पूरी होती है 100%, और पाई आरेख में जो पूरा एंगल होता है ना, वो पूरा जो एंगल होता है वो अंदर वाला होता है 360 डिग्री। यानी अपना प्रतिशत का 100% वर्त के लिए कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, वर्त का 360 डिग्री प्रतिशत में किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। देख लीजिए, जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत कितना है? पास्ता वाला देखो कितना डिग्री का कोण बनाया हुआ है पास्ता में। पास्ता में आपका कोण बना है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो हमें पता है 360 डिग्री का मान होता है 100%।
और हमें प्रतिशत निकालना है, तो ये पूछ रहा है कि 45 डिग्री कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसको निकालने का यही तरीका है, ये 360 इसके नीचे जाएगा यानी 100, 360 का मान कितना 100, 360 डिग्री यदि 100% के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री होगा 100 बट्टा 360 के बराबर। और 45 डिग्री किसका होगा, मैं गुणा करवा दूंगा 45 से। फिर जो चीज कट रही है उसको काट दो, ये आ गया आपका 10 बट्टा 36 गुणा 45। 9 से आपका 36 कट रहा है 4 बार, 9 से आपका 45 कट रहा है 5 बार। इनको गुणा करवा लो, 10 गुणा 5 की दो और काट सकते हो आप, 2 से 5, 10 कट गया 5 बार, 2 से 4 कट गया 2 बार, 5 गुणा 5 ऊपर 25 नीचे 2, 25 में 2 का भाग दिया, ये आपका आ गया 12.5%। तो जिनको 5% है वो उनकी संख्या कितनी है, 12.5%। ये आपका पाई आरेख और प्रतिशत में संबंध होता है। पाई आरेख का 360 डिग्री प्रतिशत के लिए 100% होता है, तो पाई आरेख का 45 डिग्री प्रतिशत के 12.5% के बराबर होगा। इस टाइप से ये प्रश्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत 12, 20, 35 तथा 23 यूनिट है। तो चीनी की लागत के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर बताओ। देखो, केंद्रीय कोणों का कुल योग कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री। पूरे जो कोण होते हैं ना वर्त में, वो उनका योग होता है 360 डिग्री। यहाँ कितने कितने हैं, 12 यूनिट में देखिए, 12, 20, 35 और 23 यूनिट, ये है। इन सब का योग कितना हुआ, 12, 20, 32, 32 और 23 55, 55 और 35 कितना 90। यानी ये जो पूरा यदि 90 यूनिट है वो कितने डिग्री का है, 90 यूनिट आपके हैं 360 डिग्री के बराबर। इसने कहा है सबसे बड़े, सबसे बड़ा कौन सा है 35, सबसे बड़ा कौन सा है 35 यूनिट, तथा सबसे छोटे प्रखंड, सबसे छोटा प्रखंड क्या है 12 यूनिट के केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर। तो पहले मैं इसका अंतर देख लेता हूं, 35 और 12 का अंतर कितना है, 35 और 12 का अंतर है आपका 23 यूनिट, 35 और 12 का अंतर कितना है आपका 23 यूनिट। तो इसने कहा है इस 23 यूनिट का अंतर ही बताना, केंद्रीय कोणों का अंतर ही बताना। तो 23 यूनिट का अंतर कितना है, 23 यूनिट का केंद्रीय कोण कितना है ये बताना है आपको। तो अब मुझे पता है 90 यूनिट का केंद्रीय कोण है 360 डिग्री, 90 यानी सारे यूनिट में जोड़ लेता हूं तो आपका केंद्रीय कोण वर्त वाला कितने का बनेगा 360 डिग्री का। तो एक यूनिट का कितना होगा, एक यूनिट का हो जाएगा आपके 360 बट्टा 90। तो 23 यूनिट का कितना हो जाएगा, 23 यूनिट का आपके हो जाएगा 360 बट्टा 90 गुणा 23। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 कैंसिल 4 बार, तो आपका उत्तर आ जाएगा 4 गुणा 23 यानी कितना डिग्री, 92 डिग्री। तो केंद्रीय कोणों के बीच अंतर कितना आ गया आपका 92 डिग्री। तो इस टाइप से ये प्रश्न आप आराम से हल कर सकते